मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के लिए एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जिसे हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। आप सब जानते होंगे जिसे बोलते हैं थेल्स थ्योरम, यानी आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। तो इस प्रमेय को प्रूफ करेंगे हम लोग, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, आप सब जानते हैं। और इसे बड़ा ही शानदार तरीके से हम लोग सीखेंगे और समझेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है कि थ्योरम का मतलब क्या है। और फिर जो है आपको कुछ प्रयोग बताया जाएगा कि उस प्रयोग के माध्यम से इस थ्योरम को आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं, यानी जिसे साधारण प्रतिज्ञा हम लोग कहते हैं। तो ये दे रखा है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, अगर कोई त्रिभुज है और उसमें एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, तो जिन दो भुजाओं को ये रेखा प्रतिच्छेद करती है, तब वो क्या करता है, भुजाएं समान अनुपात में बट जाती है। ठीक है, कैसे समझिए। अगर हम एक त्रिभुज बनाएं बच्चे, तो अगर हम एक त्रिभुज बनाने का काम करें तो आप समझिएगा कि ABC एक त्रिभुज है। अगर ABC एक त्रिभुज है तो इसमें बोला क्या जा रहा है स्टेटमेंट कि अगर एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए, कोई भी एक भुजा के समांतर हम रेखा खींच सकते हैं। तो अगर हम BC के समांतर एक रेखा खींचने का काम करें, तो ये जो रेखा है ये BC के समांतर है, यानी पैरेलल है। तो मान लो कि जो दोनों भुजाएं हैं, जो दोनों साइड्स है, इसको D पे प्रतिच्छेद कर रहा है और इसको E पे प्रतिच्छेद करने का काम कर रहा है। तो अगर ये रेखा इस भुजा के साथ पैरेलल है, तो हमें ये प्रूफ करके बताना है, यानी ये हमें साबित करना है कि सेम रेशियो में बांटेगा, यानी समान अनुपात में बांटने का काम करेगा। तो AD/DB = AE/EC। आप ये प्रयोग को घर में कर सकते हैं। आप करिएगा क्या कि एक त्रिभुज लीजिए, ठीक है। प्रूफ तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन आप इसको पहले समझिए। अगर आप एक त्रिभुज लेते हैं और समांतर रेखा आपको खींचनी है, यहाँ 3 भुजाएं दिया हुआ है, एक BC, एक AB और एक AC। तो आपको 3 तरह से खींचना है। तो सबसे पहले आप अगर BC के पैरेलल एक लाइन खींचते हो, पैरेलल कैसे खींचोगे, इसकी क्या पहचान है। तो पैरेलल के लिए ध्यान देना है कि यहाँ पे अगर आप थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन किए होंगे तो आपको पता होगा कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। इसको कहते हैं संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर ये एंगल इक्वल होता है और ये एंगल इक्वल होता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ मान लो 60 डिग्री का एंगल आपको बनाना है। अगर यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो इस पॉइंट पे भी आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक। और इससे पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पे अगर 80 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पर भी 80 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो इस तरह से आपको पैरेलल किसी तरह से ड्रॉ कर लेना है। जैसे ही आप पैरेलल लाइन खींचते हैं तो आप देखिएगा क्या कि सपोज इसका लेंथ आया 2 cm, ऐसा मानकर चलते हैं कि इसका लेंथ आया 2 cm और इसका लेंथ आया 3 cm। तो इसका लेंथ आया 2 cm, इसका लेंथ आया 3 cm। तो यहाँ पे अगर देखें हम कि मान लो ये पॉइंट D है जिस पे इंटरसेक्ट करने का काम कर रहा है, तो इससे 1.5 गुना है, यानी 2 का 1.5 गुना करेंगे तो 3 आएगा। तो अगर आप ये साइड कुछ भी हो सकता है, ये साइड का लेंथ कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो ये 4 cm आ गया, अगर ये 4 cm आएगा तो इसका लेंथ 6 cm आना चाहिए, क्योंकि इसका ये दोनों का जो रेशियो है 2:3 है, तो ये दोनों का भी तो रेशियो 2:3 होना चाहिए। तो आप अगर देखिएगा तो ये 4 होगा तो ये 6 होगा, यानी समान अनुपात में बांटने का काम करेगा। ये पैरेलल लाइन जो है बाकी 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटने का काम करेगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं समझ लेना है कि ये 2 है तो ये भी 2 होगा और ये 3 है तो ये भी 3 होगा। जी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो समान अनुपात में बांटने का मतलब है कि अनुपात बराबर होना चाहिए, ये ना कि उसका क्वांटिटी वैल्यू बराबर होना चाहिए। समझ गए। तो इसको आपको करना है कि पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है और उसके बाद आपको चेक कर लेना है। खैर, इसे हम लोग इस तरह से नहीं प्रूफ करेंगे, हम लोग प्रूफ करने का जो तरीका है वो सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, इसे प्रूफ करने के लिए करना क्या होता है, हम लोग इसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का यूज करने वाले हैं, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल का। और एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए मेरे दोस्तों आधार चाहिए और ऊंचाई चाहिए, यानी बेस चाहिए और उसका करस्पॉन्डिंग हाइट चाहिए।
तो हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने का काम करेंगे, यानी लंब खींचने का काम करेंगे, ठीक है, जिसे हिंदी में लंब बोलते हैं। तो पॉइंट डी से आपको क्या करना है, एसी पे एक लंब खींचना है, लंब डीएम, और पॉइंट ई से एबी पे एक लंब खींचना है, परपेंडिकुलर लाइन खींचना है ईएन, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। उसके बाद डी को ई से आपको मिला देना है, डी को ई से मिला देना है, डी को सी से मिला देना है, और बी को ई से मिला देना है। ये आपको रचना करना है, कंस्ट्रक्शन जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, रचना कहते हैं। तो ये हमें क्या करना होगा, रचना करना होगा, और रचना जब भी करेंगे तो इसे डॉट डॉट लाइन से मिलाएंगे, ठीक है, ताकि सामने वालों को ये पता चल सके कि ये जो है कंस्ट्रक्शन करने का काम हुआ है। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, पहले मैं आपको ये समझाता हूं कि लंब क्या होता है और आधार क्या होता है, उसके बाद हम इसे प्रूव करेंगे। अगर आप ईएन लंब डाले हो एबी पर, यानी ईएन अगर एबी पर लंब है, तो इस बात को ध्यान में रखना है कि एबी को हम कितना ही दूर तक बढ़ा देंगे वो पूरे लाइन पे लंब रहेगा। यानी ईएन जो है एडी पर भी लंब होगा, और ईएन जो है एबी पर भी लंब होगा, और इसी सीध में अगर 1 किलोमीटर तक भी बढ़ा देंगे उस पर भी लंब होगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो अगर इस ट्रायंगल में हम चलेंगे, जब हम इस ट्रायंगल में चलेंगे तो बेस अगर एडी लेंगे तो इसका संगत ऊंचाई जो लेना होगा वो ईएन लेना होगा। लेकिन जब हम डीबीई में चलेंगे तो डीबीई के लिए भी ये संगत ऊंचाई का काम करेगा, ईएन करेगा। क्यों? क्योंकि जो डीबी है, डीबी के ही बड़े हुए भाग पर लंब है ना। तो हमें ये सोचना है कि डीबी पर भी ईएन लंब है, एडी पर भी ईएन लंब है, और एबी पर भी ईएन लंब है। तो लंब सब जगह है, मतलब इस साइड पर है, ये पूरे साइड पर, ठीक है। उसी तरह से अगर हम डीएम परपेंडिकुलर बोले एसी, यानी डीएम एसी पे लंब है, तो ये मानकर चलना है कि ये एई पर भी लंब होगा, ईसी पर भी लंब होगा, और एसी पर भी लंब होगा, ये सब पर लंब होगा, ठीक है। तो हम लोग प्रूफ करने का काम करेंगे। तो इसके बाद साधारण प्रतिज्ञा के बाद हम लोग लिखते हैं विशेष प्रतिज्ञा, और ये आपको चौथाई में लिखना है, विशेष प्रतिज्ञा। तो विशेष प्रतिज्ञा में आपको क्या करना है, लिखना है, दिया है एबीसी, दिया है एक त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी जिसमें क्या दिया है, डी समांतर दिया है बीसी, डी समांतर बीसी दिया है। तो हमें साबित क्या करना है, तो यहां पर लिखेंगे प्रूफ, यानी प्रमाण। तो हमें जो है प्रूफ क्या करना है, ये यहां लिख दीजिए। तो हमें साबित करना है, तो साबित क्या करना है, साबित करना है कि एडी बाई डीबी बराबर होगा एई बाई ईसी के। ये हमें साबित करना है। रचना हमने क्या किया मेरे दोस्त, तो रचना हमने किया, यानी कंस्ट्रक्शन जो करने का काम किया, ईएन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया किस पे, एबी पर, और डीएम जो है परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया किस पे, एसी पे। उसके बाद क्या किया, तब बी को ई से तथा डी को सी से मिलाया। तो ये हमने रचना किया। तो ये रचना भी लिख ली, विशेष प्रतिज्ञा भी लिख लिए, साधारण प्रतिज्ञा भी लिख लिए। अब लिखना है प्रमाण। ये आपको चौथाई में लिखना है, 1/4 जगह छोड़ देना है एक पेज में, और 1/4 में ये सब बात लिखना है। ये इसका साधारण प्रतिज्ञा लिखाएगा, ये इसका विशेष प्रतिज्ञा लिखाएगा, और ये इसका रचना लिखाएगा, और ये इसका प्रमाण होगा। तो प्रमाण कैसे करेंगे, यानी प्रूफ कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। उसके लिए आपको एक रास्ता देगा, ये जो दिया हुआ है ना, यही रास्ता से आपको चलना है और इसे प्रूफ कर देना है। बिल्कुल सिंपल तरीका से मैं प्रूफ करूंगा। देखो, तो हमें पता कैसे करें कि हमें किस ट्रायंगल में चलना है, यानी किस त्रिभुज में चलना है। तो आप मुझे ये बताइए कि हमें लाना क्या है। आप कहेंगे एडी लाना है, फिर डीबी लाना है, फिर ए लाना है, फिर इसी लाना है। तो एडी आएगा कहां से, किस त्रिभुज में चलेंगे कि हमें एडी मिलेगा। तो आप कहेंगे सर एडीई में आप चलिए। तो हम लिखें त्रिभुज एडीई तथा डीबी किस त्रिभुज में आएगा। तो आप कहेंगे डीबी आएगा डीबीई में या तो डीबीसी में आएगा। लेकिन अभी हमने आपको बताया था कि जब डीबीसी में आइएगा तो इसमें आपको कहीं भी लंब नहीं दिख रहा होगा,
क्योंकि सी पॉइंट से आपको लंब नहीं है, लंब तो यहाँ ई पॉइंट से है। तो कहने का मतलब है कि अगर ईएन लंब को यूज करना है तो हमें क्या करना होगा, डीबीसी में न चल करके डीबीई में ही चलना होगा, क्योंकि डीबी का ही बड़े भाग पर ये एक अधिक कोण त्रिभुज है। अधिक कोण त्रिभुज में जो ऊंचाई होता है वो बढ़े हुए भाग पर होता है, तो हमें डीबीई में चलना चाहिए। किस में चलना चाहिए, डीबीई में चलना चाहिए। तो नीचे आपको नहीं आना है। तो एडीई तथा त्रिभुज डीईबी में तो इसमें हमें चलना चाहिए और इसमें दोनों का एरिया निकालेंगे। तो यहां करेंगे त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई। तो 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई। तो मैंने कहा आधार जो हम बनाएंगे वो एडी को बनाएंगे। अगर हम आधार एडी को बनाएंगे तो इसकी संगत ऊंचाई हमें देखना है, कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड को देखना है। तो जो संगत ऊंचाई होगा वो एडी पर ही होगा। तो आपको ये देखना है कि एडी पर कौन सा लंब है। यहाँ 2 लंब दिख रहा है, एक डीएम और एक ईएन। तो डीएम तो उधर वाला साइड पर ना है, ईएन जो है इधर वाला साइड पे है। तो आपको यहाँ पे ईएन लिखना है और इसे बनाना है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर आपको इसका एरिया निकालना है। तो त्रिभुज डीबीई का एरिया, डीईबी चाहे डीबीई, डीबीई का क्षेत्रफल। तो डीबीई का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, तो इसका भी क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई। तो इसका आधार हो जाएगा मेरे मित्र डीबी और इसकी जो संगत ऊंचाई हो जाएगा ये बढ़े हुए भाग पर हो जाएगा। देखो ये एक अधिकोण त्रिभुज है और अधिकोण त्रिभुज में अगर इस पर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे यानी लंब खींचेंगे तो इस पर नहीं आ सकता है, इसके बढ़े हुए भाग पर आएगा। तो आपको ये मानकर चलना है। अगर ईएन परपेंडिकुलर हम खींच रहे हैं बीडी पे तो आप तो कहेंगे कि ऐसा है कि ईएन तो बाहर जा रहा है, लेकिन नहीं, अगर इसके बढ़े हुए भाग पर भी लंब खींचते हैं तो ये डीबी पर ही लंब माना जाएगा। ठीक है, तो इसका जो संगत ऊंचाई होगा वो ईएन होगा। ओके, और याद रखना है एक साइड जब चलेंगे तो एक बार ईएन लेना है ऊंचाई और दूसरे साइड चलेंगे तो डीएम लेंगे ताकि वो कट जाए। उसके बाद आगे क्या करें, तो आगे का प्रोसेस ये खुद बताएगा थ्योरम। देखो ये क्या किया हुआ है, बटा किया हुआ है, एडी बटा डीबी। ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को बटा करना होगा यानी हमें भाग देना होगा। तो हमें क्या करना होगा, समीकरण 1 भागा समीकरण 2 से। हम क्यों भाग दे रहे हैं पता चल रहा है ना, क्योंकि हमें बटा में लाना है, भाग करके लाना है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, एडीई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल। तो डीबीई का क्षेत्रफल बराबर, जैसे ही आप बटा करेंगे तो 1/2 गुना एडी गुना ईएन है और नीचे है मेरे मित्र 1/2 गुना डीबी गुना ईएन। अब क्या होगा कि 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ईएन से ईएन कट जाएगा और ये आ जाएगा एडी बटा डीबी। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 3, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 3। तो जैसे आप इधर चल करके बनाए वैसे आप उधर भी चल करके बना सकते हैं। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं, इसी प्रकार, या आप चाहें तो एक बार और लिख लीजिएगा, हम तो कहेंगे इसी प्रकार। चलिए एई किस त्रिभुज में चलेंगे तो मिलेगा, तो एई किस त्रिभुज में चलेंगे तो मिलेगा, तो आप कहेंगे एडी में ही चलिए। तो एडीई में, तो यहां पर क्या लिखेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, एडीई का क्षेत्रफल बटा, फिर हमें देखना है कि ईसी किस त्रिभुज में मिलेगा, तो ईसी मिलेगा डीईसी में। तो हम डीईसी में चलेंगे, तो बटा त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल। अगर फिर से दोनों का क्षेत्रफल करेंगे, रेशियो अनुपात करेंगे, तो मेरे मित्र आ किया जाएगा, जैसे एडी बटा डीबी इधर आया वैसे उधर आ जाएगा एई बटा ईसी। तो आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं क्योंकि यही प्रोसेस से हम आगे करने वाले हैं, ठीक ना। तो आप इसी प्रकार यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इसको आप कहिए इक्वेशन नंबर यानी समीकरण नंबर 4। ठीक है, समीकरण नंबर 4। अब हम यहाँ पे 1-2 बात सीखेंगे, बिल्कुल रिलैक्स होकर के सीखना है, इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। हमने कहा हमें लाना क्या है, तो आपने कहा कि सर हमको एडी बाई डीबी बराबर एई बाई ईसी लाना है। तो भाई साहब अगर देखा जाए तो एडी बाई डीबी और एई बटा ईसी ये राइट साइड में आया हुआ है। अगर ये राइट साइड में आया हुआ है
किसी तरह से हम LHS यानी बायां पक्ष को बराबर कर देंगे तो इसका दायां पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो बराबर करने के लिए देखिए बाधा कहां कहां आ रहा है, तो यहां पर देखिए ADE का क्षेत्रफल, यहां भी हमने देखा ADE का क्षेत्रफल, अच्छी बात है जी। नीचे देखो लगा हुआ है DBE का क्षेत्रफल और यहां नीचे लगा हुआ है DEC का क्षेत्रफल, ये गड़बड़ है। अगर DBE को हम DEC के बराबर कर दें, मतलब जिस दिन हम ये साबित कर दें कि DEC का जो क्षेत्रफल है वो DBE के बराबर है, तब तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड बराबर है, प्रूफ भी हो जाएगा। अब हमें सारा एनर्जी किसमें लगाना है कि जो DBE का क्षेत्रफल है वो DEC के क्षेत्रफल के कैसे बराबर हो गए। तो आइए दोनों त्रिभुज को हम बड़े ध्यान से उस फिगर में देखते हैं। तो बड़े ध्यान से आप देखिए, मैं आपसे बात करूंगा कि DBE कहां है, DBE, तो आप इसको देखो, ये ट्रायंगल आपको DBE दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा DBE। तो ये DBE त्रिभुज को आप देखिए, सिर्फ देखिए, आप कुछ मत सोचिए। DBE दिख रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल सर। फिर मैं कहूंगा आप DEC को भी देखिए, तो अगर DEC को देखिएगा तो आपको ये दिख जाएगा, तो ये आपको DEC दिख रहा है, ये आपको DEC दिख रहा है। तो यहां से आप देखिए DBE को देखिए और DEC को देखिए, दोनों बराबर कैसे होगा। तो क्लास 9th में एक प्रमेय था पढ़ना, प्रमेय क्या था कि अगर दो समांतर रेखा है, अगर दो समांतर रेखा है मेरे दोस्त, और दो त्रिभुज एक ही भुजा पर आधारित हो, मतलब एक भुजा अगर हम बना दें, मान लो AB को, तो ABC एक ट्रायंगल हो गया, त्रिभुज हो गया, और दूसरा त्रिभुज इसी भुजा को लेकर के बनाइए DAB। तो यहां पर अगर आप देखेंगे 9th क्लास में ये साबित करना था कि अगर दो त्रिभुज एक ही आधार पे आधारित हो दो समांतर रेखाओं के बीच, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है। ये क्लास 9th में पढ़ना था समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल में। यहां देखिए वही चीज फॉलो हो रहा है। क्या फॉलो हो रहा है कि बराबर करने के लिए दो शर्त चाहिए। पहला शर्त, दोनों रेखा समांतर होना चाहिए। तो सर ये दोनों रेखा समांतर है क्योंकि D समांतर BC ये दिया हुआ है, पहला शर्त पूरा हुआ। दूसरा शर्त है कि एक ही बेस पे दोनों ट्रायंगल होना चाहिए, मतलब एक ही आधार पे दोनों त्रिभुज होना चाहिए। अगर हम देखें दोनों त्रिभुज को DBE और DEC को, तो एक ही आधार है जिसका नाम है DE। तो एक ही आधार DE पर स्थित है दोनों त्रिभुज, और दोनों त्रिभुज समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो मैं कह सकता हूं कि दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा मेरे दोस्त, वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां इस बात को हम लिख सकते हैं कि चूंकि त्रिभुज DBE तथा त्रिभुज DEC एक ही आधार DE पर स्थित है, तथा समांतर रेखाएं DE और BC के बीच है, DE और BC के बीच है। अगर एक ही आधार पर दो समांतर रेखाओं के बीच है तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसीलिए देयरफॉर हम कह सकते हैं त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर होगा मेरे मित्र त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, बिल्कुल बराबर होगा। आप कहेंगे बिल्कुल बराबर होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। अगर बराबर हो ही गया है तो आप कहीं भी रख लो ना। तो हम चलते हैं समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 क्या कहता है, तो समीकरण 4 से अगर चलें तो समीकरण 4 में लिखा हुआ है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तो ADE का क्षेत्रफल बटा लिखा हुआ है DEC का क्षेत्रफल। तो हम DEC ना लिख करके हम इसको DBE लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बराबर ही है। तो हम लिख लेते हैं त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, यहां पे हमने ये लिख लिया, और दिया हुआ है बराबर में AE/EC।
तो ए बाई ई सी लिख लिया और इसको बना दिया इक्वेशन नंबर 5 यानी समीकरण नंबर 5। अब बड़े ध्यान से देखिए, समीकरण 3 को आप देखिए, समीकरण 3 को ही देखना है ना, हाँ ठीक है। तो समीकरण 3 को आप देखिए, घेर दिया मैंने, और समीकरण 5 को आप देखिए। तो दोनों समीकरण को आप सिर्फ देखिए और कुछ मत करिए। तो दोनों समीकरण का जो LHS है, लेफ्ट साइड है, वो बराबर आ रहा है, ऊपर भी AD नीचे DB, ऊपर AD नीचे DB। तो अगर LHS बराबर आ रहा है तो इसी बराबर आ रहा है तो RHS भी क्या होगा, इसका बराबर होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं समीकरण 3 और 5 से, अब समीकरण 3 और 5 से, समीकरण 5 से, तो दोनों समीकरण से अगर चले मेरे दोस्त तो हम कहेंगे LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा। ये हो जाएगा AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC, AD बटा DB बराबर हो जाएगा AE बटा EC। ठीक है, तो आगे हम लोग करते हैं, इसी का दूसरा थ्योरम है यानी विलोम। तो इस त्रिभुज का थ्योरम का विलोम एक और थ्योरम है जिसे हम लोग प्रूफ करते हैं। तो आइए मेरे मित्र, इसी का दूसरा थ्योरम यानी दूसरा प्रमेय इसी में हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो पहले मैं ऊपर से समझा देता हूं कि दूसरा थ्योरम यानी दूसरा प्रमेय क्या कहता है। इसका नाम था आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, और ये जो दूसरा प्रमेय है इसका नाम है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम यानी इंग्लिश में बोले तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यानी और भी बोलने का काम करे तो वहां लिखा हुआ है थेल्स थ्योरम, आपको समझना है थेल्स प्रमेय का विलोम, क्योंकि ये दूसरा प्रमेय है। तो थेल्स प्रमेय का क्या होगा, विलोम होगा। विलोम का मतलब उल्टा, कन्वर्स। तो इसका साधारण प्रतिज्ञा कहता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटे, मतलब इस बार क्या है कि ये समांतर दिया हुआ नहीं है, समांतर लाना है। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। पिछला में क्या था, समांतर दिया हुआ था तो दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटने का काम कर रहा था वो रेखा। लेकिन इस बार क्या है कि समान अनुपात में बट रहा है किसी रेखा के माध्यम से, तो वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगा। तो दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में दिया है एक त्रिभुज ABC जिसमें DE पैरेलल BC नहीं है, तो जिसमें क्या दिया हुआ है AD बाई DB बराबर AE बाई EC। तो ये हमें दे रखा है, तो हमें साबित क्या करना है, तो साबित हमें ये नहीं करना है जो कि लिखा हुआ है। तो हमें क्या साबित करना है, तो हमें साबित करना है कि DE जो होगा समांतर होगा BC के, DE समांतर होगा BC के। बाकी अभी जो आपने प्रूफ किया था इसमें बहुत सारे चीज सेम, यही कॉपी कर देना है, रचना सेम रहेगा, फिगर सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी अभी जब समझे थे हम लोग यहां तक, तो यहां तक बिल्कुल सेम रहेगा 4 थ्योरम तक। सिर्फ परिवर्तन होगा तो सिर्फ यहीं पे परिवर्तन होगा और यहीं पे हम लोग समझेंगे और ध्यान से सीखेंगे। यानी इस बार क्या है, थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। यानी एक तीर से जो है 2 निशाना हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो समझिएगा इस बार दिया हुआ क्या है, तो इस बार दिया हुआ है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो दिया हुआ है उसका यहां पे यूज करेंगे। तो दिया है, क्या दिया है, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। अब आप मुझे बताइए कि जो AD बटा DB दिया हुआ है, तो AD बटा DB को हम लिख सकते हैं ऊपर तीसरा थ्योरम से, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा लिख सकते हैं त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि इसका क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो AD बटा DB के बराबर है, और यहाँ AD बटा DB के स्थान पर हम ये चीज को लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं। ठीक उसी प्रकार से AE बटा EC के जगह हम ये चीज लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। तो लिख देता हूं ADE का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा कर देता हूं त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल। अब अगर आप देखेंगे तो दोनों सेम चीज है ऊपर, तो ये कट जाएगा, ये बच गया ऊपर एक, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल बराबर आ गया त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल।
बस एक लाइन और है, ये बन जाएगा। अब फिर से हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा रिव्यू करते हैं क्लास 9th को। अभी आपने क्या देखा कि जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल था उसमें देखा था कि अगर दो लाइन पैरेलल है, मतलब दो रेखा समांतर है और एक ही आधार पर दो त्रिभुज अगर स्थित है तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। उसी में एक और थ्योरम था कि अगर दो रेखाओं के बीच दो त्रिभुज रहे एक ही आधार पर और हमें कोई ये बोल दे कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, तो ये तभी संभव होगा जब दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा, मतलब दोनों रेखाएं आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। यहां पे सेम चीज फॉलो हो रहा है, क्योंकि डीबीई का क्षेत्रफल, डीबीई और डीईसी, डीबीई और डीईसी दोनों का क्षेत्रफल बराबर है और दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित है। अगर दोनों का क्षेत्रफल बराबर है और एक ही आधार पर स्थित है तो ये तभी ऐसा संभव हो सकता है जब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होगा। यानी हम यहां पर इस बात को लिख सकते हैं कि चूंकि त्रिभुज डीबीई और त्रिभुज डीईसी दोनों एक ही आधार डी पर स्थित है, तथा फिर से बात को लिखेंगे, त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल भी बराबर है, एक ही आधार पर स्थित है, इसीलिए लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। तो डी पैरेलल बीसी, ये प्रूफ। तो जो ज्ञान था थ्योरम 1 में, इसको बढ़िया से समझिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा है मेरे दोस्त, कमेंट करके बताइए। और आपका एक कमेंट, एक लाइक हमें उत्साह और उमंग को बढ़ाता है। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर कुछ बोलिए ताकि मैं इस पर और कुछ काम कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।